हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स, माय नेम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप लोग 4th सेमेस्टर में हैं और पहला पेपर हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। पहले पेपर का पहला यूनिट फिनिश हो चुका था, अभी हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा है और सेकेंड यूनिट में हमने प्रीवियस क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। वन शॉर्ट वीडियो में पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने कवर कर लिया था। आज एक इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक है जिसको हम लोग एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के रूप में पढ़ेंगे। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस के ऊपर बेटा शॉर्ट नोट भी लिखने को आता है, क्या है ये, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी से बस इतना आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और जितने भी साथी आपके हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर कर दीजिए। जैसे आप तो अपना बेनिफिट ले रहे हो मेरा भाई, आपके दोस्त लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाए, अच्छी क्लासेस कर पाए और अच्छा नंबर गेन कर पाए अपने एग्जाम में, है ना। तो यही बस मेरा सपना है और मेरे सपने को साकार करना आपका सपना होना चाहिए। खैर, बात करते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एंडो का मतलब क्या हुआ भैया, एंडो का मतलब हो गया अंदर, और साइटोसिस यहां पर जो लिया गया है वो साइटोसिस लिया गया कोशिका से, है ना, इनसाइड द सेल। यानी कि ऐसा सब्सटेंस या ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस सेल के बाहर से यानी कि एटमॉस्फियर से या एटमॉस्फेरिक कंडीशन से सेल के अंदर आए, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यानी सेल के अंदर किसी सब्सटेंस का आना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। अब ये सब्सटेंस दो तरीके से आ सकता है, या तो भैया सॉलिड वाला आएगा या तो लिक्विड वाला आएगा। सॉलिड वाला आएगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस को अलग कहेंगे, और लिक्विड वाला आएगा तो उसको हम लोग अलग कहेंगे, है ना। नाम चेंज हो जाता है। क्या होते हैं ये नाम आगे क्लास में देखेंगे। तो पहले एंडोसाइटोसिस क्या है इसको समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इस एक्टिविटी में सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, यानी कि जो कोशिका का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके द्वारा वैक्यूल, है ना, वैक्यूल या वेसिकल्स को प्रोड्यूस करके, है ना, वैक्यूल या वेसिकल को प्रोड्यूस करके किसी भी सब्सटेंस का लार्ज अमाउंट में इंजेक्शन करती है। यानी कि बृहद मात्रा में सेल के अंदर या इनसाइड द सेल जाता है पोर्शन, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस वैक्यूल या वेसिकल्स के रूप में, ठीक है। और इस एक्टिविटी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसका एक पार्ट इनवेजिनेट होकर, इनवेजिनेट मीनिंग समझते हो, सेल के अंदर, जैसे मान लो ये प्लाज्मा, ये सेल है और ये क्या बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो कहीं पर आप देखेंगे कोई एक सेल का पोर्शन लाइक इस तरीके से, ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगा और जहां से अंदर जा रहा है उस जगह पे छोटा 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 इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन बन जाता है और ये अलग होकर के अंदर आ जाएगा। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर आ गई सेल के, ठीक है ना। तो इन्वेजिनेट हो रहा है, इन्वेजिनेट मतलब अंदर की तरफ कोई छोटा सा भाग जा रहा है, अपने आप को सरफेस से सेपरेट कर लेता है। अपने आप को क्या कर दिया, देखो बेटा, यहां से इन्वेजिनेट हुआ और ये अलग होकर के सरफेस से अलग हो गया, जिससे सेल के अंदर अलग से एक वेसिकल बन जाती है। अब सेल के अंदर देख रहे हो, ये सेल के अंदर कुछ चीज आ गया है ना, तो ये क्या कहला रहा है बेटा, वेसिकल कहला रहा है। ये क्या कहला रहा है बच्चों, वेसिकल कहला रहा है। इस बात को याद रखिएगा। यदि इस वेसिकल के अंदर के सब्सटेंस सॉलिड होते हैं, अब देखो सब्सटेंस के आधार पर ये वेसिकल्स अलग अलग है। यदि इस वेसिकल के अंदर का सब्सटेंस जो होता है बेटा वो सॉलिड होता है तो इस एक्टिविटी को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मींस क्या हो गया, देखो भैया, फैगोसाइटोसिस जो टर्म लिया गया है वो ग्रीक भाषा के सेल ईटिंग से लिया गया है। मतलब ग्रीक भाषा में फैगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या है, सेल ईटिंग, यानी कोशिका खा रही है। क्योंकि हम कोई भी चीज है, सॉलिड सब्सटेंस है, अगर हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो सॉलिड होता है और पीते हैं तो लिक्विड होता है। सीधी सी बात है, हम पानी पी रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं, है ना। या आप शराब पी रहे हो तो आप ड्रिंकर हो गए, बियर पी रहे हो ड्रिंकर हो गए, है ना। भैया पानी पियो वही सबसे हेल्दी है, दूध पियो, है ना, वो भी हेल्दी है, लेकिन कहोगे मदिरा वो उतना हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए, वो उतना ही नहीं बल्कि वो हेल्दी ही नहीं है, लीवर खराब करता है भैया। अच्छा, तो इस एक्टिविटी को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। यदि इस वेसिकल्स के अंदर के सब्सटेंस द्रव होते हैं, भैया अगर मान लो सॉलिड है तो फैगोसाइटोसिस कहलाएगा। अब यदि मान लीजिए लिक्विड है तो क्या कहलाएगा,
लिक्विड है तो बेटा कहलाएगा पिनोसाइटोसिस। पिनो लिक्विड फॉर्म को यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। और ग्रीक भाषा में पिनोसाइटोसिस का मीनिंग होता है सेल ड्रिंकिंग, यानी सेल पी रही है। अगर सॉलिड सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा है तो फैगोसाइटोसिस सेल खाना खा रही है। अगर लिक्विड सब्सटेंस सेल के बॉडी के सेल के अंदर आ रहा है तो जाहिर सी बात है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, पिनोसाइटोसिस। आगे देखिए लिखा हुआ है फैगोसाइटोसिस के दौरान बनने वाली वेसिकल को फैगोसोम कहते हैं। अब देखो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि अगर फैगोसाइटोसिस होगा, ठीक है, तो जो सेल के अंदर इस तरीके से सब्सटेंस आएगा, है ना, तो ये जो फॉर्म बना, ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज द फैगोसोम। ये क्या कहलाएगा बेटा, फैगोसोम। सोम मतलब हो गया बॉडी, सोम का टर्म लिया गया है सोमा से बॉडी, फैगो मतलब सेल के अंदर कोई चीज आ रहा है, ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस से फैगोसोम्स बनते हैं। इसी तरीके से पिनोसाइटोसिस के समय बनने वाली वेसिकल्स को पिनोसोम कहते हैं। अब पिनोसाइटोसिस अगर हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस होगा तो जो सब्सटेंस बनेगा या जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, पिनोसोम, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अच्छा, आप यहां पर देख पा रहे इस साइड में इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है ना, तो ये इंग्लिश कन्वर्जन है इसी का ही पोर्शन का। तो जितने साथी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं या जो अपना एग्जामिनेशन इंग्लिश में देना चाहते हैं, है ना, इंग्लिश में नोट्स लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं, तो भैया ये है ना, इसको रटिए, इसको याद करिए, समझिए यहां से और थ्योरी लिखिए यहां से। तो सबका निवारण एक ही जगह होता है और वो है एसआर बिहार बीएससी क्लासेस, ठीक है, याद रखो। आगे देखिए लिखा हुआ है जब सीलियरी मूवमेंट द्वारा पार्टिकल को सेल के अंदर ले जाया जाता है। देखो सीलियरी मूवमेंट क्या होता है, जब सेल के अंदर सीलिया प्रेजेंट होंगे और उस मूवमेंट के थ्रू किसी पार्टिकल को अंदर ले जाए। जैसे सबसे अच्छा अगर आपको मैं उदाहरण बताऊं तो पैरामीशियम और यूग्लिना की आप बात कर सकते हैं। तो सीलियरी मूवमेंट वहां पर देखने को मिलता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं पैरामीशियम के पूरी बॉडी के ऊपर, है ना। तो सीलियरी मूवमेंट द्वारा जो पार्टिकल होते हैं जब सेल के अंदर ले जाए जाते हैं तब इस प्रक्रिया को बेटा फैगोट्रॉफी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। फैगोट्रॉफी क्या होता है, तो फैगोट्रॉफी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सेल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप बात कर दो, सेल की तो बात की बात है, सेल पढ़ रहे हैं फिलहाल तो सेल ही आपको याद रखना है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मान लीजिए सिलियरी मूवमेंट के थ्रू बॉडी के अंदर फूड पार्टिकल्स को इंटेक करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग फैगोट्रॉफी कहते हैं। यानी कि यहां पर सिलियरी मूवमेंट के थ्रू या सीलिया के द्वारा फूड पार्टिकल को सेल के अंदर या बॉडी के अंदर ले जाया गया है, ठीक है। तथा इसके फलस्वरूप बनने वाली जो वेसिकल या वैक्यूल होती है उसको हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फूड वैक्यूल। और सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप पैरामीशियम पढ़े होंगे, पढ़े हैं सभी लोग, पढ़े, हम ही ने पढ़ा है भैया, तो पैरामीशियम में फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और पैरामीशियम एक टाइप का प्रोटोजोन है, दैट मीन्स यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो सिलियरी मूवमेंट के थ्रू अगर पार्टिकल्स जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को फैगोट्रॉफी कहेंगे। और बनने वाला वैक्यूल क्या कहलाता है, या बनने वाला पार्टिकल क्या कहलाता है, फूड वैक्यूल कहलाता है। अब हम बात करते हैं फैगोसाइटोसिस की। अब यहां पर जो भैया फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस है ना, या फैगोट्रॉफी, उसके बारे में देखते हैं। तो फैगोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स के फैगोसोम्स में इंजेक्शन को फैगोसाइटोसिस कहते हैं, सीधी सी बात है। जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, वो फैगोसोम के रूप में सेल के अंदर इंजेस्ट हो रहे हैं, सेल के अंदर आ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये जो एक्टिविटी होती है ये प्रोटोजोआ तथा उन सभी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में होती है जिनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। जाहिर सी बात है जब सेल के अंदर कोई चीज डाइजेस्ट की जा रही है, सेल के अंदर अगर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उसके अंदर डेफिनेटली फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होगा। इसके अलावा वर्टिब्रेट एनिमल में जो फैगोसाइटोसिस है मुख्यतः इनवेंडिंग ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, है ना, इम्यून फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इनवेंडिंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी सेल के लिए बने ही नहीं, वो हमें नुकसान देने आए थे, लेकिन हमारी सेल ने क्या किया, उनको कुप्ची में बिठा करके मार मूर के हजम कर लिया। समझ लो, ये प्रोसेस होता है इम्यून के थ्रू, है ना। ये इम्यून सिस्टम हमारा अगर मजबूत है, अगर आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत है तो छोटे मोटे जुकाम जो चलते हैं ना सीजनल फॉर्म में, आपको नहीं होता। तो कुछ लोग कहते हैं कि भैया हमें तो जुकाम ही नहीं होता है,
तो बड़ा वो कहता है, बड़ा हंसने का, यार हमें तो जुकाम ही नहीं होता, आज तक कभी हमें हुआ ही नहीं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। नहीं हुआ क्यों? क्योंकि भैया उनके अंदर उनका इम्यून पावर बहुत अच्छा होगा, इम्यून सिस्टम बड़ा अच्छा होगा कि कोई बैक्टीरिया फर्जी में भी अगर धोखे में भी आ गया तो उसको मार गिराया, है ना। लेकिन ऐसे लोग जब बीमार पड़ते हैं तो बहुत खतरनाक तरीके से पड़ते हैं, फिर एक एक 15-15 20-20 दिन तक ठीक नहीं होते, तो उनको मेडिसिन लेना ही पड़ता है। लेकिन अब वो बीमार ही नहीं हो तो उनको क्या पता, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली होंगे। भाई ये नहीं, मैं बद्दुआ नहीं दे रहा यार, मैं ये कह रहा हूं कि भैया इसलिए होंगे क्योंकि धीरे 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 हमारे बॉडी का इम्यून पावर कमजोर होता जाता है। अगर आप कुकर्म कर रहे हैं, कुकर्म इन द सेंस आप ड्रिंक कर रहे हैं, आप मोमोज खा रहे हैं, आप पिज्जा खा रहे हैं, है ना, वो तो मैं भी खाता हूं, इसीलिए मेरा भी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। कभी कभी मैं भी बीमार होता तो मैं कहता हूं कि भैया आज नहीं ले पाऊंगा, बड़ा टायर्ड फील हो रहा है, जुकाम हुआ है। लेकिन सीजनल फेजेस में अभी तो फिलहाल मैं हेल्दी हूँ, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के प्यार से, है ना। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमारे स्टाफ में एक है, उनको बड़ा तगड़े तरीके से लगा हुआ है फीवर और जुकाम हो रखा है उनको, है ना। तो वो पड़े हैं, वो कोई काम ही नहीं कर रहे, वो लेटे पड़े हैं। ठीक है, खैर इम्यून पावर अच्छा होना चाहिए। तो वर्टिब्रेट जो एनिमल है इनके अंदर, जैसे हम लोग हैं, हमारे अंदर सेल के अंदर ये फेगोसाइटोसिस कैसे होगा भैया? तो फेगोसाइटोसिस हमारे सेल के अंदर ऐसे होगा कि जैसे मान लो कोई फॉरेन जीन या फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आ गया, वायरस बैक्टीरिया कुछ भी मान लो, वो बॉडी के अंदर आ गया, सेल के अंदर भी चला गया, लेकिन क्या होगा, हमारी सेल इतनी दमदार है या जो इम्यून पावर हमारा है वो उतना अच्छा है कि वो सेल को मार देता है। जिनका इम्यून पावर कमजोर होता है वो हॉस्पिटल्स में जाकर के अपनी दवाई करा रहे होते हैं, या तो ट्यूबरकुलोसिस की ले रहे होते हैं, या तो उनको जॉन्डिस की चाहिए होती है, या डायरिया की वो ले रहे होते हैं, या अपनी जुकाम की ले रहे हैं जो कॉमन कोल्ड है उसकी ले रहे होते हैं, है ना। और हॉस्पिटल में जाने का मतलब है भाई साहब, अनेकों प्रकार का आपको वहां पर रोगी देखने को मिलेगा, और वो जो रोगी वहां पर है डेफिनेटली उनका इम्यून पावर अच्छा नहीं रहा होगा, इस वजह से उनको दिक्कत हुआ है। खैर हम तो चाहते हैं स्वस्थ भारत, स्वस्थ लोग रहे भैया। अच्छा आगे देखिए लिखा हुआ है, फैगोसाइटोसिस में प्रोटीनिएज और लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। भाई फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में प्रोटीनिएज और लाइपेज, मतलब लाइपेज जो फैट को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीनिएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, जो प्रोटीन तथा लिपिड को या फैट को डाइजेस्ट करने में सहायता करते हैं। जहां भी अमीबा सेल पाई जाती है उनमें फैगोसाइटोसिस क्रिया होती है। अब जहां अमीबा सेल है, पैरामीशियम सेल है, या यूग्लिना सेल है, कहीं पर भी है, वहां फैगोसाइटोसिस होगा, और इससे रिलेटेड सेल को फैगोसाइट्स कहा जाता है। भाई इनसे रिलेटेड सेल को क्या कहते हैं भैया? फैगोसाइट्स कहते हैं, फैगोसाइट्स कहते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है, वर्टिब्रेट में पाए जाने वाले अमीबा लाइक फैगोसाइट्स। वर्टिब्रेट मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले अमीबा लाइक फैगोसाइट्स रेटिकुलो एंडोथीलियल एपिथेलियम में मिलते हैं। रेटिकुलो एंडोथीलियल एपिथेलियम में क्या होते बेटा? मिलते हैं। तो एपिथेलियम लाइक स्ट्रक्चर यहां पर प्रेजेंट है, तो रेटिकुलो एंडोथीलियम, ठीक है, रेटिकुलो एंडोथीलियल एपिथेलियम में प्रोवाइड किए जाते हैं या मिलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये एपिथेलियम लीवर की ट्यूबुलर वॉल में, ये जो एपिथेलियम है ना बेटा, ये लीवर की ट्यूबुलर वॉल में, कॉमा स्प्लीन में, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, लिम्फ में, है ना, लिम्फ टिश्यू में, तथा बोन मेरो में पाई जाती है। ये जो सेल पाई जा रही है रेटिकुलो एंडोथीलियल एपिथेलियम, ये हमारे कहां कहां पर प्रेजेंट है भैया? तो ये ट्यूबुलर वॉल में प्रेजेंट है ना, ये स्प्लीन में प्रेजेंट है, ये लिम्फेटिक टिश्यूज में प्रेजेंट है, बोन मेरो में प्रेजेंट है, तो यहां पर ये पाई जाती हैं। और ये फैगोसाइट्स अपने पास से बहने वाले फ्लूइड से, है ना, अपने पास से बहने वाले फ्लूइड यानी कि जो ब्लड बह रहा है उससे, है ना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया, या सेरिब्रो मतलब जो ब्रेन के पास में या रीढ़ की हड्डी में जो भरा हुआ है वो वाला फ्लूइड, है ना, ब्लड हो गया, लिम्फेटिक फ्लूइड हो गया, यहां से क्या होगा? बैक्टीरिया को या डैमेज सेल को या फॉरेन सब्सटेंस को नष्ट करती है, उनको कैप्चर करके उसको मारने का काम करती है। ब्लड में स्वतंत्र रूप में बहने वाले अमीबोसाइट सेल्स को डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अब अमीबा लाइक अमीबोसाइट सेल्स कौन है हमारे ब्लड के अंदर? डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, आप लोग जानते हो, है ना। तो ये क्या है बेटा? हमारे ब्लड में स्वतंत्र रूप से बहती है, और इसका मेन फंक्शन ही होता है ब्लड के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, इन सब अगर मिल जाता है तो उसको पकड़ के मारना। आगे देखिए लिखा हुआ है, मैमल्स के ब्लड में मुख्यतः 5 प्रकार की ल्यूकोसाइट पाई जाती है। याद रखिएगा भाई, जो डब्ल्यूबीसी है, वो जो मैमल्स हैं यानी हम लोग हैं, हमारे अंदर 5 प्रकार की ल्यूकोसाइट्स पाई जाती हैं, जिनमें से सभी किसी न किसी स्टेज में फैगोसाइट्स होती हैं। ये सारी की सारी
पांचों प्रकार की जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये अपनी किसी ना किसी अवस्था में फेगोसाइट जरूर रही होगी, जिनमें से न्यूट्रोफिल्स की अगर आप बात करें तो सबसे अधिक एक्टिव फेगोसाइट्स होती है। इसके अलावा भी चार और हैं, है ना। न्यूट्रोफिल्स जो है ये सबसे मोस्ट एक्टिव फेगोसाइट मानी जाती है, होती है सेल के अंदर या बॉडी के अंदर, ठीक है। आगे देखिए बेटा लिखा हुआ है पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस समझ लिए, अब पिनोसाइटोसिस क्या होता है इसको देखते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है इस एक्टिविटी में पहले सेल मेम्ब्रेन में स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो बाद में वेसिकल व पिनोसोम्स के रूप में अलग होकर के साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं, ठीक है। पिनोसोम मुख्यतः अमीबा तथा अमीबा लाइक सेल, पिनोसोम जो होता है वो अमीबा या अमीबा की जैसी संरचना वाली कोशिकाओं, जैसे कि हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, है ना, या किडनी की बात कर रहे हैं, किडनी की ब्रश बोर्ड सेल की अगर हम लोग बात करें, किडनी की ब्रश बोर्ड सेल की बात करें, लीवर की कूपर सेल्स की बात करें, लीवर की कूपर सेल की बात करें, है ना, या मैक्रोफेजेस की बात करें, फाइब्रोब्लास्ट की बात करें और कुछ अन्य कोशिकाओं में जाता है, ठीक है। तो पिनोसोम मुख्यतः अमीबा तथा अमीबा लाइक कोशिकाओं जैसे डब्ल्यूबीसी, किडनी की ब्रश सेल्स, ब्रश बोर्ड सेल्स हो गई, लीवर की कूपर सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गया, है ना, फाइब्रोब्लास्ट हो गया और अन्य प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं, इनके अंदर पिनोसोम्स का प्रोसेस होता है या पाया जाता है। आगे देखिए फेगोट्रॉफी क्या होता है। तो पैरामीशियम लाइक सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम लाइक, पैरामीशियम के पूरे बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, तो पैरामीशियम के जैसे सीलिएटेड प्रोटोजोन जिनके जिनके चारों तरफ सीलिया प्रेजेंट होगा पैरामीशियम की तरह, उनके अंदर या प्रोटोजोन्स द्वारा फूड को इंजेस्ट या इंजेशन को, फूड के इंजेशन को फेगोट्रॉफी कहते हैं, यानी फूड को सीलिया के थ्रू ढकेल करके बॉडी के अंदर लाया जाता है। और इस एक्टिविटी में बेटा पैरामीशियम सेल साइटोसोम पार्ट से, पैरामीशियम की जो कोशिका है इसमें भाग होता है साइटोसोम वाला भाग, है ना, साइटोसोम, इसको पैरामीशियम का मुख भी कहते हैं, माउथ ऑफ द सेल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, माउथ ऑफ द सेल, है ना, माउथ ऑफ द सेल, ठीक है। साइटोसोम पार्ट से पार्टिकुलेट या लिक्विड फूड को, पार्टिकुलेट मतलब जो पार्टिकल्स हैं उस रूप में, या लिक्विड मतलब जो तरल के रूप में, उन फूड को इंजेस्ट करती है, जिसके फलस्वरूप एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब यहां पर चाहे पार्टिकल फॉर्म में जाए चाहे बेटा लिक्विड फॉर्म में जाए, यहां पर फूड वैक्यूल्स बनती है, क्योंकि यहां पर वैक्यूल पाया जाता है बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया बेटा फेगोट्रॉफी। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सोसाइटोसिस। अभी तक हमने बात करी सेल ईटिंग की, एंडोसाइटोसिस दैट मींस सेल के अंदर कोई सब्सटेंस जा रहा है। अब सेल के अंदर अगर कोई चीज जा रहा है तो सेल के बाहर भी तो कुछ निकलेगा, कुछ इन द सेंस वेस्ट मटेरियल को सेल के बाहर भी तो एक्सक्रीट किया जाएगा। तो ये कैसे होता है उस प्रोसेस को हम समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है इस एक्टिविटी में किसी एक सेल से सब्सटेंस का एक्सट्रक्शन एक्सट्रूजन होता है। किसी एक सेल से क्या होता है बेटा, सब्सटेंस का एक्सट्रूजन होता है, किसी एक सेल से सब्सटेंस का एक्सट्रूजन होता है, अर्थात सेल के बाहर सब्सटेंस को निकालना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। सीधी सी बात है, एक्सोसाइटोसिस द्वारा सेल प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एंजाइम की बात करें तो बाहर आते हैं। कुछ सेल द्वारा एक्सोसाइटोसिस की एक्टिविटी एंजाइम्स एक्टिविटी से एंजाइम की तरह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाला जाता है। एक्चुअल में एक्सोसाइटोसिस जो यहां पर हो रहा है ना बेटा, वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक्सोसाइटोसिस को। एक तो क्या बेटा कि यहां पर आप देख रहे हो कि कोई एक सेल है ना, मान लो ये अमीबा की सेल है, अमीबा सेल है। इस अमीबा सेल को कहीं पर एक सॉलिड फूड पार्टिकल दिख गया। ये किस फॉर्म में बेटा, सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड फूड पार्टिकल है। और इस सॉलिड फूड पार्टिकल को इसे क्या करना है बेटा, डाइजेस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉलिड है तो इसलिए सेल के अंदर नहीं जा सकता। तो कैसे जाएगा, अमीबा के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जा रहा है सेल के अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम यहां पर जो प्रेजेंट है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करेगा, पहला सेल के बाहर इस पार्टिकल के ऊपर छोड़ा जाएगा लाइक दिस, ऐसे एक्सक्रीट कर देगा, बाहर निकाल देगा, है ना। ये क्या है बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। जो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है लाइपेज एंजाइम, है ना, प्रोटीएज जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, तो प्रोटीन फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम आ गया। ये एंजाइम क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट कर देगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में लिख देते हैं।
लिक्विड फॉर्म में। इस लिक्विड फॉर्म को फिर ये क्या करेगा, पीनोसोम्स के रूप में सेल के अंदर ले लेगा। तो कहने का प्रोसेस क्या हुआ कि एक्सोसाइटोसिस में एंजाइम्स को भी एक्सक्रीट किया जाता है, किसके लिए, फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए। और दूसरी बात कि भाई एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस हमें देखने को मिलता है सेल के बाहर, सेल के बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए भी, है ना, निकालने के लिए भी। अब एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट क्या है, अरे यार जो भी सेल के अंदर गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है सेल के अंदर कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बनेगा सेल के अंदर, बिल्कुल बनेगा यार। जहां पर भी एक्टिविटी होगा, जहां पर भी लोग रहते हैं, वहां गंदगी हमेशा होती है। तो जाहिर सी बात हमारे सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, सेल ऑर्गेनल्स रह रहे हैं। अब सेल ऑर्गेनल रह रहे हैं तो उनको भैया एनर्जी चाहिए होगा, उनको चीजें भी करने की होंगी, है ना, काम करने की होंगी। काम करेंगे, जब एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगा तभी तो काम करेंगे। काम करेंगे तो भैया वेस्ट मटेरियल बनेगा, और उस वेस्ट मटेरियल को भैया बाहर भी निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा। तो सेल के अंदर मान लो कहीं पर भी ये वेस्ट मटेरियल बना तो इसके चारों तरफ इस तरीके लेयर बन जाएगा। ये लेयर आएगा कहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा लाइक दिस। जैसे मान लो ये यहां पर था, मैं दूसरे में बना रहा हूं, ये आकर के ऐसे अटैच हो गया, है ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट आकर के जुड़ गया। अब क्या होगा कि यहां से डाइजेस्ट हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा, देखो मान लो। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ये बाहर आ गया। ये वेस्ट मटेरियल जैसे बाहर आएगा, बाद में सेल मेम्ब्रेन, ये जो था ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अच्छे से सेट हो जाएगा अगेन, ऐसे, है ना। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमने क्या देखा कि सेल के बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी निकाला जाता है और सेल के बाहर एंजाइम भी निकाला जा रहा है डाइजेशन के प्रोसेस को कराने के लिए। ओके बेटा, वही बात यहां पर लिखी है, निकाला जाता है। जैसे वर्टिब्रेट एनिमल्स की पस सेल की अगर आप बात कर रहे हैं, मृत कोशिकाओं, ममाद कोशिकाओं की बात कर रहे हैं, ये WBC होती है ना, जो किसी इंजर्ड यानी क्षतिग्रस्त अथवा वुंड मतलब घाव से प्रोड्यूस और बैक्टीरिया आदि से भर जाती हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से रहने वाले प्रोटोजोन लाइक पैरामीशियम सेल एनस या साइटोपाइजी, है ना, साइटोफाइजी यहां पर पाया जाता है, या साइटोपाइजी या एनस के रूप में स्ट्रक्चर होता है, से अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल को बाहर की ओर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा निकालते हैं या निकाला जाता है। अब अगर आप फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स की बात कर लें, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, लाइक पैरामीशियम की बात हो रही है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स की कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कॉन्ट्रैक्शंस कर रही हैं, रिलैक्सेशंस कर रही हैं, राइट। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सेल के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने से या ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए एक्सोसाइटोसिस के रूप में स्पेशलाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है ना, यहां पर इस स्पेशल टाइप के प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। तो इस तरीके से बेटा ये हमारा एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो हमने समझा। और ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जामिनेशंस में हो सकता है और होगा, हो सकता है नहीं होगा, है ना। आपके एग्जाम में ये पेपर में ऐसे छपा हुआ आ जाए, भैया एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस में अंतर स्पष्ट करो, है ना। अंतर भी पूछा जाता है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस मैंने डिटेल में यहां पर पढ़ा है। तो बच्चा मेरा आप अंतर भी लिख सकते हो, एक तरफ भैया एक्सोसाइटोसिस लिखो, एक तरफ एंडोसाइटोसिस लिखो, पूरा का पूरा एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कर दो, पूरा का पूरा एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस लिख दो, नीचे बढ़िया से डायग्राम बना दो। ये जो मैंने डायग्राम आपको समझाने का प्रयास किया है, इस टाइप से भी आप बना सकते हो, लिख दो। आपके एग्जामिनर की हिम्मत नहीं कि वो आपका नंबर काट दे, समझ रहे हो। तो अगर आप अच्छे से खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, अपने तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं, तो वही टॉप करता है। और इसीलिए जब भी कभी आप कोई टॉपर बनता है, उसकी जब आप कॉपी देखोगे ना, तो कुछ स्पेशल ही लिखा होता है। वो कोई चीज अगर लिख करके आता है ना बेटा, अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो लिखेगा स्टार बना करके, और उसको हाईलाइट भी कर देता है, जिससे एग्जामिनर का निगाह पहुंचे वहां पर कि देख लो साहब, ये पॉइंट भी मैंने मेंशन किया है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉपी भरने में अपना रखते हैं, वो मैं भी राय देता हूँ भाई बहुत सारे साथियों को, जो जिंदगी भर या पूरे समय, जिंदगी भर नहीं कहूंगा, जो पूरे समय अपना बर्बाद किए हैं, या भाई कुछ ऐसे भी छात्र छात्राएं हैं जो अपने घर की पूर्ति करने के लिए बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिना मेहनत करे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कुछ ऐसे हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं और टॉपर हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा है कि जो मेहनत कर रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है,
वो भी टॉपर हो जाता है। तो टॉपर बनने या टॉपर का कोई अलग से डेफिनेशन नहीं आता है, हम ही आप लोगों में से कोई ना कोई एक टॉपर निकलता है, और एक नहीं कई टॉपर निकलते हैं, और मैं चाहता हूं हर एक बच्चा टॉपर बने जो हमारी क्लासेस को देख रहा है। लेकिन बस देखना आपको अच्छे से, पढ़ना आपको अच्छे से मन से है। कोई प्रोसेस समझ नहीं आया तो भैया कमेंट ड्रॉप करो, हमारे व्हाट्सएप चैनल जो दिया गया है, नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना डाउट डाल दो। कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट वीडियो के रूप में आप तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए, उस प्रोसेस को बताने के लिए, है ना। या नेक्स्ट वीडियो में कोई अगर मान लीजिए आ रहा है हमारे पास में आया, तो मैं मेंशन कर दूंगा भाई ये क्वेश्चन आया था, इसका आंसर ये रहेगा, ये बात है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस बहुत खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, नाम से ही पूरा का पूरा आप लिख सकते हो, तैयारी कर लो, क्योंकि यहां से 100% क्वेश्चन आपको कोई ना कोई एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। और शॉर्ट वीडियो, सॉरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। या कोई भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देने के लिए बैठ रहे हो, तो वहां भी यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।